हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं मयंक तोमर एक बार फिर आप सभी का मार्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने अपनी सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की है और उसका ये दूसरा जो एपिसोड है ये हमारा पीयूष कुमार के साथ होने वाला है, जो एलआईसी में एडीओ की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं। रिसेंटली रिजल्ट आया है और इनके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पे जो नया है, हालांकि कि नया कोई नहीं होता, एक बार जो सुन लेता है वो पुराना ही हो जाता है, उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और जो इस तरह से बच्चे जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं उनसे एक मोटिवेशन मिलता है और इन चीज़ों को आप आगे बढ़ाएं और अपनी लाइफ में, अपनी तैयारी में इनका क्या रोल हो सकता है, जो ये चीज़ें बताते हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। इंटरव्यू लेने का मतलब यही होता है कि जिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इन्होंने जो किया है आप भी उसको अपनी लाइफ में करें, अपने सिलेक्शन की तैयारी में करें, तो आपको उसका बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के जो शख्सियत हैं हमारे सामने, सफल शख्सियत का नाम देंगे हम, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हमारे रहे हैं पीयूष। तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बताऊं। हमारी मुलाकात को कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 7-8 महीने मुश्किल से हुए हैं, ठीक है ना। तो पीयूष ने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो ये स्टार्टिंग से बहुत सीरियस कैंडिडेट रहे थे, है ना। बहुत रियरी केस में हंसते थे, हंसना भी बड़ा मुश्किल से काम होता था, लेकिन मेरे साथ जो रहता है वो हंसना स्टार्ट कर ही देता है, ठीक है ना। तो बाकी तो खुद ही बताएंगे ये। और जब क्लास स्टार्ट की, इनका एक जो मेरा एक एज ए टीचर जो ऑब्जर्वेशन रहा वो इनका था, क्वेश्चंस को जितना क्लास में करवाया उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। और जो स्पीड टेस्ट हुआ करते थे वीकली हमारे यहाँ पर सैटरडे में, अकेला बैठकर उनको एग्ज़ाम को, जो अकेला बिल्कुल रूम में कोई नहीं होता था और आके अकेला उन टेस्टों को दिया करते थे। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन हर स्टूडेंट के बारे में जो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो पहली बार पीयूष ने जब एग्ज़ाम दिया, आईबीपीएस पीओ का आपने एग्ज़ाम दिया था, कभी कभी जो क्लर्क का एग्ज़ाम है वो तो इन्होंने दिया ही नहीं, फॉर्म नहीं भरा। बस एक दिमाग में सेट था कि मुझे एडीओ ही, मतलब ऑफिसर रैंक पे ओ लगना चाहिए, ओ लास्ट वाला ओ, मतलब ऑफिसर लगना चाहिए। तो उसमें प्री एग्ज़ाम पास हुआ, लेकिन मेंस में कुछ नंबरों से जो है सफलता नहीं मिल पाई। और उसके बाद इन्होंने जो सेकेंड एग्ज़ाम दिया वो एलआईसी एडीओ 2023 में नोटिफिकेशन आता है और 2023 में इन्होंने अपना वो एग्ज़ाम दिया और फाइनली उसका जो रिज़ल्ट आया है तो उसमें इन्होंने सफलता हासिल की है, ठीक है ना। तो इन्होंने हमारे पास जब आए, शायद दिसंबर लास्ट का, दिसंबर लास्ट में इन्होंने हमारे पास ज्वाइन किया था और उसके बाद ये तैयारी करना स्टार्ट किया। तो पीयूष, पहले तो ये बताइए कि जो आपका ग्रेजुएशन रहा उसमें आपने क्या किया, क्या आपका फिर आगे का प्रक्रिया रहा और किस तरीके से आपने ये सोचा कि अब मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। सर, ग्रेजुएशन मैंने बीटेक से किया है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। 2017 में मेरा फाइनल हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ टाइम जॉब करी है और लास्ट 1-2 साल से मार्केट का मूव देख के मुझे लगा कि जैसे आस पड़ोस के जो मेरे साथी थे वो भी कुछ इस तरफ ही आए हैं, कुछ अभी एसडीओ पोस्ट पर भी हैं, तो उनको देख के थोड़ा मोटिवेट हुआ, यार एक ट्राई तो लेना चाहिए, लाइफ में कुछ तो चेंज चाहिए। तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर 2022 में तैयारी शुरू की थी और सर के पास ही अप्रोच किया पहले, क्योंकि मेरे शहर में एक सबसे बेस्ट यही थी उस टाइम पे। पहले तो मैं डेमो लेने आया था यहाँ पर कि मतलब डेमो देख लूँ क्लास कैसी होती है, पर एक क्लास में ही लग गया था कि यार हाँ, यहाँ से कुछ तो लेके जाऊँगा अब, सिलेक्शन या नॉलेज, और दोनों ही मिले यहाँ पर। तो इसका मतलब जो पीयूष था, तो पीयूष ने सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अपना बीटेक किया, उसके बाद जॉब भी किया। और जैसा आपको पता है भारत की सोसाइटी के अंदर ना गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही क्रेज होता है। मैं क्लास में भी ये बताता हूँ, हर माता पिता का सपना होता है सोसाइटी में, मतलब है ना, एक अलग ही रुतबा होता है कि गवर्नमेंट जॉब पे है ना, सरकारी नौकर बन गया, दामाद बन गया सरकारी, है ना। तो उसके बाद स्टार्ट किया, वो अच्छी बात है। पीयूष ने बताया कि जो है सर ने डेमो दिया तो लग गया। तो खैर ये काबिलियत बच्चे के दिमाग में होती है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो देखते हैं कि टीचर पे तो कुछ आता ही नहीं है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, लेकिन हमने एक बात देखा है, जो सिलेक्टिव कैंडिडेट्स हैं ना, वे अपने टीचर में बहुत कुछ खोज लेते हैं। जो अपने आप को चेक कर लेते हैं वो टीचर के अंदर केवल काबिलियत ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो खैर पीयूष ने यहाँ पर अपना जॉब के बाद फिर अपने दोस्तों से ये मोटिवेशन शायद हुए कि मुझे जॉब की तरफ मूव करना है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव करना है, और वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। तो पीयूष, जब आपने स्टार्ट किया तो थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के बारे में और किस तरीके से आपने फिर स्पीड टेस्ट की आप तरफ गए और कितने मार्क्स आपके स्टार्टिंग में आ रहे थे, फिर उनको धीरे धीरे कैसे इंक्रीज़ किया, एक डिमोटिवेशन लेवल भी आया होगा जब नंबर नहीं बढ़ रहे होंगे, तो उस चीज़ को कैसे फेस किया, थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। जैसा मैंने बताया था, दिसंबर में हमने क्लास शुरू की थी यहाँ पर। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने पहले स्टार्टिंग अपना किया था बेसिक रीजनिंग वगैरह का। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई, मैंने फर्स्ट वीक से ही एक
काम फिक्स किया था अपना कि मुझे यहाँ पर स्पीड टेस्ट जरूर देना है। हर सैटरडे को होता है यहाँ पर। स्टार्टिंग में 2-4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट होते थे उसमें, क्योंकि इतना अच्छा नहीं था स्टार्टिंग मेरा। और स्टार्टिंग में 2 नंबर 4 नंबर हुआ। एक टाइम ये था कि बीच में अच्छी रैंक आनी शुरू हो गई, तो खुद थोड़ा अपने आप को अच्छा लगा कि यार हाँ कुछ तो चेंज आया मेरे अंदर। और एक टाइम ये भी आया कि मैं माइनस में चला गया था ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। वो भी टाइम देखा मैंने। पर एक चीज़ नहीं छोड़ी कि स्पीड टेस्ट देना अपना। मैंने हर सैटरडे को अपना स्पीड टेस्ट कंपलसरी दिया है, चाहे नंबर कम आए हो। और उसी का फ़ायदा मुझे आज मिला भी है। वो एक टाइम ये आया कि मैं 100 में से 80 नंबर 70 नंबर्स अचीव कर रहा था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रही है मेरे लिए, स्पीड टेस्ट देना। तो स्पीड टेस्ट में देखो कहाँ से स्टार्ट किया, इन्होंने खुद बताया कि जब मार्क्स 2 या 4 से स्टार्ट करते हैं। और फिर एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी बताई कि जब आपके मार्क्स आने थोड़े स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। वो सभी के साथ होता है और उस चीज़ से बचना होता है। लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को वहाँ से उठाया और दोबारा से 80 नंबर 82 नंबर तक इनके मार्क्स आया करते थे। ठीक है ना, मैंने बताया ना, अकेले में बैठ के अपने एग्ज़ाम दिया करते थे। तो जो आपका तैयारी करने का जो मॉड्यूल रहा, जो शेड्यूल रहा, वो किस तरीके से आप प्रैक्टिस किया करते थे, किस तरीके से आप जो क्वेश्चंस नहीं होते थे उनको आप किस तरीके से दोबारा से जाके रिवाइज़ किया करते थे, वो सब चीज़ें एक बार बताएं आप। जैसे कि यहाँ पर 2-2.5 घंटे क्लास होती थी। इसको हम क्लास लेने के बाद अपनी घर पे जाके जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर किए हैं, एक बार उनको बिना देखे अपने आप से खुद से तैयारी सॉल्व करता था। उससे चलता था कि मैंने कितना क्लास में अटेंड किया है, कितनी नॉलेज मुझे आई है वहाँ से। और इसके बाद मैं हर सब्जेक्ट के लिए अपना टाइम फिक्स किया हुआ था कि 2-2 घंटे मुझे हर सब्जेक्ट को देने अपने। और उस टाइम में मैं कुछ इफ़ बट नहीं करता था कि कोई बीच में आ रहा है मिलने, कोई फ़ोन अटेंड कर रहा हूँ, कुछ नहीं करता था। अपना 4 घंटे का स्केड्यूल था मेरा। 2 घंटे मैथ्स को देने थे, 2 घंटे रीजनिंग को। ये प्रॉपर दिए मैंने अपने 4-5 महीने जितने भी मैंने अपने सिलेक्शन के टाइम में दिया है, बराबर 4 घंटे तक मैंने ये फॉलो किया रूटीन अपना। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हम डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन बहुत मस्ट होना चाहिए। और ये क्या करते थे, रोज़ाना अपना रिवीजन करने के साथ साथ जो बाकी स्पीड टेस्ट जब करते थे तो वहाँ से इनका अच्छे से रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता था। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ मस्ती भी करते होंगे, कुछ ना कुछ तो करते होंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसको हम बोलते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि पढ़ाई के साथ कुछ न कुछ यूट्यूब पे देखते होंगे, कुछ रील्स देखते होंगे। आजकल रील का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, या कुछ गेम्स खेलते होंगे। तो क्या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रहती थी आपकी? सर एक्स्ट्रा करिकुलम में रील्स वगैरह तो नहीं देखा मैंने कभी, ना ही मेरे फ़ोन में। मैंने सबसे पहले यही काम किया था स्टार्टिंग जब तैयारी शुरू की थी। सबसे पहले अपने फ़ोन से सारे सोशल मीडिया ऐप हटा दिए थे। अब सिलेक्शन के बाद तो मैंने डाल लिया उनको, पर अभी बहुत ही कम देखा क्योंकि वो आदत छूट गई अब। पर एक टाइम किया मैंने, गेम खेला था मैं मोबाइल में, छोटा सा गेम था एक बहुत ही पॉपअप वाला, जिसमें बबल्स को फोड़ना था। वो था मेरे माइंड को रिलैक्स करने के लिए। बस आधा 1 घंटा मुश्किल से कभी कभार वो खेलता था। नहीं तो उसके अलावा मैंने फ़ोन का यूज़ बहुत ही कम किया है, बस पढ़ने के लिए किया है, हाँ, इसके अलावा नहीं किया। और तो ये अच्छी बात है कि रील्स का आजकल ज़माना है और रील्स जो है पीयूष ने कम देखा। ठीक है, तो ये हकीकत बात है। अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको सोशल मीडिया से अलग होना पड़ेगा। आप दूसरों की रील देखने के बजाय खुद की रील बनवाना पसंद करो। ठीक है ना, जैसे आज हम एक पीयूष की अपने साथ एक रील बनाएंगे और उसको हम अपने मार्स एकेडमी वाले चैनल पे अपलोड भी करेंगे, है ना। मेरा हमेशा ये डायलॉग कह लीजिए या एक इसको बात कह लीजिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, दूसरों की रील मत देखो, अपनी रील खुद से बनवाओ। अच्छा पीयूष, जो हमारे अम्बुज सर थे जो अभी चले गए हैं ASO में, तो उनकी क्लासेस भी आपने ली है? हाँ सर, अम्बू सर की क्लास मैंने 2 महीने तक ली है। और उसमें आपको किस तरीके से जो उनका पढ़ाने का तरीका था या जो उन्होंने मैथ्स आपको करवाया, उसमें किस तरह की हेल्प मिली मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए? सर मैथ्स को इम्प्रूव करने के पीछे अम्बू सर का बहुत बड़ा हाथ है मेरी, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बच्चे ज़्यादा फंसते हैं। ईजी क्वेश्चन तो सब कुछ कर लेते हैं, पर जब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ना, पजल करने वाला क्वेश्चन, उसे निकालना आसान नहीं होता है। उसके लिए सबसे बेटर होता है कि आप समझ कैसे रहे क्वेश्चन को, और उसको समझने की जो कैपेबिलिटी है, वो एक टीचर जो अम्बुज सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हम लोगों को। 2 महीने में उन्होंने मैथ्स को बहुत अच्छा कर दिया। मेरा सबसे वीक पार्ट था मैथ्स, तो उन्होंने उनके पढ़ाने की वजह से ही अब मैथ्स में इंटरेस्ट आता है। अब जो मेरे वीक पॉइंट थे वो इस टाइम पे सबसे बेस्ट पॉइंट बन चुके हैं मेरे मैथ्स के। अभी जो अम्बुज सर जैसे डेली बेसिस पे मैथ्स के लेक्चर भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया बताऊँ उन्होंने, तो आपने जो उनकी प्लेलिस्ट वगैरह है, अगर बच्चा उसको यूट्यूब से भी अगर देख पा रहा है, अगर उनके लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को देखे,
तो क्या उससे कुछ बेनिफिट हो सकता है कि जो कंसेप्ट वगैरह हैं, क्या वो आपने कोई पहले बताइए, आपने ऑफलाइन के बाद जब अमृतसर चले गए तो क्या आपने कोई ऑनलाइन उनका कोई टॉपिक देखा है क्या? हाँ सर, मैंने ऑनलाइन देखा है, 2-3 टॉपिक मैंने वहीं से किए हैं, मैथ्स के अपने, और अदर क्वेश्चन भी किए हैं, जैसे कि बैंकिंग वालों के लिए अर्थमेटिक कोई पार्ट नहीं होता है, बिल्कुल। पर मैंने पढ़ने के लिए एक टॉपिक देखा उनका, और वो टॉपिक बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और वो 4-5 क्लासेस में ही वो टॉपिक बिल्कुल 0 to, मेरा तो 0 था वहाँ पर, वो टॉपिक बिल्कुल 0 to 80% चला गया उस टाइम में। अभी भी कोई क्वेश्चन मिल जाएगा तो मैं उसको एक बार बिना रिवाइज के कर सकता हूँ। वो इतना आसानी से उन्होंने उस टॉपिक को इतना ईजी कर दिया बच्चों के लिए, वो हर एक लेक्चर को बहुत अच्छे से हैंडल करा रहे हैं बच्चों को। तो मैं सबसे यही कहूँगा, देखो ये जो भी आप है ना, हमारी बात पे विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है ना, वो पहली बात तो हम यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता कि हमको इससे क्या बुलवाना है, ठीक है ना। बस हमारे पास अपने बच्चे का नाम होता है और जो उसके पर्सनल व्यू होते हैं वो अपना बताता हुआ चला जाता है। तो मैं यही कहूँगा जो बच्चे मुजफ्फरनगर से नहीं जुड़े हुए हैं, बाहर से हैं, भाई एक बार जाके लेक्चर जरूर देखें। और कल अंबू सर ने एक CHSL मेंस का एग्ज़ाम का एनालिसिस डाला था, तो 27 क्वेश्चन के आसपास तो जो कि तुम आपके वही मिले हैं जो एग्ज़ाम में सर ने जो एग्ज़ाम में मतलब जो अपनी प्ले लिस्ट में सब क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो उसको ज़रूर देखें। क्योंकि अंबू सर की एज में और इन सब की एज में थोड़ा सा अंतर कम ही था, ना के बराबर था। तो ये ज़्यादा घुलते मिलते अंबू सर के साथ थे, तो मेरे से तो थोड़ा सा संपर्क कम ही रहता था। मेरे पास तो तब आते थे जब कहीं ज़्यादा ही फंस जाते थे, ठीक है ना। तो रेगुलरिटी की अगर मैं बात करूँ पर्सनली पीयूष के लिए, तो पीयूष रेगुलर बहुत ज़्यादा रहा। मतलब जब बैच ओवर भी हो गया तो इसने कभी स्पीड टेस्ट नहीं छोड़ा, और कभी कभार हमारी शक्ल देखने के लिए भी आ जाया करता था कि अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो हमारी शक्ल देखने के लिए आ गया। लेकिन इसने पढ़ाई को अपना नहीं छोड़ा, क्योंकि जो सब हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, है ना, कि भाई तैयारी करते हुए इतना टाइम हो गया, क्या कर रहा है, उन सब चीज़ों को झेलते हुए उनको अलग रखा और अपना स्पीड टेस्ट को वो बहुत अच्छे से करते हुए चले गए। तो ये बताइए पीयूष लास्ट में कि आपका जो पूरा कंक्लूड है, जो आप एक मैसेज देना चाहते हो जितने भी हमारे पास एस्पिरेंट हैं मार्स एकेडमी के, चाहे वो बैंकिंग के हों, चाहे वो SSC का, आपसे पहले हमने एक इंटरव्यू किया था रोहन का, CGL 2022 में हुआ, आज हम बैंकिंग फील्ड से कर रहे हैं, LIC ADO के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका जो पूरा ओवरऑल जो बच्चों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए जो एक मैसेज है कि उसको किस तरीके से तैयारी को अंतिम रूप देना चाहिए, तो 2 मिनट में एक बार उसको बताएं। देखिए, जैसे कि सर ने बताया, अभी लास्ट टॉपिक ये था कि कैसे कंक्लूड करें चीज़ को। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपना टाइम जो भी है वेस्ट मत करें, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा आपके पास। आप 1 साल वेस्ट करेंगे, सोचेंगे यार प्री की तैयारी करता हूँ पहले, फिर मेंस की करूँगा, ऐसे मत करना। अपना 2 महीने 3 महीने का ही सबका कोर्स होता है कंप्लीट। अगर आपने ये बेस्ट तरीके से कर लिया अपना अचीव जितना आपको चाहिए, और आप क्योंकि हर साल एग्ज़ाम आते हैं, इस तरह से देखेंगे आप, पर हर साल सिलेक्शन होता नहीं होता है। आप एक काम कीजिए, अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए पहले। और जैसे कि हम लोग ने, मैंने सर 4-5 महीने की क्लास की यहाँ पर, हाँ इतना ही टाइम रहा था और इसी में सिलेक्शन हो गया। और मेरा नहीं, बहुत बच्चों का यहाँ से और का भी हुआ है, डेली उनकी इंटरव्यूज़ वगैरह आते रहेंगे। उन सबका सिर्फ एक ही हम सब में एक ही चीज़ कॉमन थी, क्लासेस। हम सब ने अपनी क्लासेस रेगुलर करी हैं, कोई बीच में मस्ती नहीं की है, कोई मस्ती नहीं करी, कोई ऐसा नहीं किया बंक करके चले गए। बहुत बच्चे ऐसे आते थे कि यार क्लास कर रहे हैं चले गए, वो नहीं किया। अपनी क्लास को रेगुलर किया है, स्पीड टेस्ट को रेगुलर दिया है हमने, कभी बीच में कोई बंक नहीं हुआ, स्पीड टेस्ट को मारा है, स्पीड टेस्ट को वापस उसको सोल्व भी किया है, करने के बाद कि इसमें हमने क्या गलतियाँ की हैं उनको बहुत बारीकी से देखा है। ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेंगी आप सभी के लिए। और दूसरा, जैसे कि मार्स एकेडमी का ऑनलाइन चैनल भी आ गया है, वो बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप वहाँ से देख लीजिए, आप वहाँ पे हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किया है सर ने अब। तो पीयूष की एक बात अभी मेरे दिमाग से बीच में से निकल गई थी, तो पीयूष ने एक बात और बताई है कि जो बच्चे क्लास में रेगुलर पढ़ते हैं, मतलब रेगुलरिटी जो है, रेगुलरिटी प्लस स्पीड टेस्ट और अपना सेल्फ मोटिवेशन कि हाँ मुझे करना ही करना है, तो अगर ये 3 चीज़ अगर आपके पास आ जाती हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ केवल पीयूष ने 7 महीने में सिलेक्शन लिया है। अब बाकी नॉलेज पहले कितनी थी वो पीयूष को पता होगा, लेकिन हम तो यही कहेंगे 7 महीने में पीयूष ने सिलेक्शन, क्योंकि भाई इसके पहले जॉब करता था, है ना, जॉब किया है इससे पहले, बीटेक करने के बाद सीधा जॉब में आ गया, उसके बाद तैयारी की। क्योंकि देखो 2-3 साल बीच में तैयारी से बिल्कुल हट गए हैं, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक तो पढ़ते पढ़ते तैयारी करना होता है, और एक होता है जॉब करने के बाद तैयारी स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो पीयूष की सफलता के लिए, सिलेक्शन के लिए हमारी तरफ से, पूरी मार्स एकेडमी की टीम की तरफ से बहुत 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 बधाई। और हम ये चाहेंगे कि अब जो है पीयूष जो है इससे ऊपर वाले पद पर जरूर जाए, ताकि हमें फिर एक बार मौका मिले, ठीक है ना, कि हम एक बार फिर साथ बैठें
और साथ बैठ के जो हमारे एस्पिरेंट हैं उनको मोटिवेट कर सकें, उनको एक अच्छा गाइडेंस हम दे सकें। और भाई सीधी सी बात है, जब आदमी सफल हो जाता है ना, उसको लोग बाग फॉलो करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि उनसे हमें उनका एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, तो जो पीयूष हमारे पास स्टूडेंट आए थे आज, हमारे ये सिलेक्टेड कैंडिडेट, अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर छोड़िए, क्योंकि हमारे से पर्सनल अटैच हैं, मेरे व्हाट्सअप से अटैच हैं। जो मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, जो अच्छे होते हैं, तो वे मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज भी करते हैं। तो हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि पीयूष दिन दोगुनी और रात 6 गुनी तरक्की करें। ठीक है ना, या वो शादी भी हो जाएगी, अब 1 से 2, 2 से 4 होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि अच्छे अपने आगे जो है सिलेक्शन को आगे और बढ़ाएं, यहाँ पर रुकने नहीं है, क्योंकि बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट रहे हैं, बहुत कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते थे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको वीक में 2 बार मिलने वाली है, 2 सिलेक्टेड कैंडिडेट से मैं आपको हर वीक में आपसे मिलवाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अगला सिलेक्शन आपका ही हो। थैंक यू।